हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। आईने के सामने बैठी आरती अपने सुंदर से काले बालों की चोटी कूद रही थी। वो भी धीमे धीमे मुस्कुराते हुए कोई प्यार भरा नगमा गुनगुनाए जा रही थी कि पीछे से कोई कमरे में घुसा। वो आहट से ही पहचान सकती थी कि ये कोई और नहीं उसके पति आकाश है। और वो कमरे में घुसते ही अपने बिस्तर पर रखी हुई आरती की साड़ी उठाकर ज़मीन पर फेंक दी। आकाश, इतनी बार कहा है कि ये कूड़ा कचरा बिस्तर पर मत रखा करो, समझ में नहीं आता तुम्हें? आरती, कूड़ा कचरा नहीं है, साड़ी है हमारी, वो भी पूरे 3,000 की। हमारे घर से चढ़ावे में आई है, नीचे क्यों फेंक दी? आकाश, दोबारा तुमने कोई भी चीज़ मुझे मेरे बिस्तर पर नहीं दिखनी चाहिए। आरती, और अगर दिख गई तो क्या करोगे? आरती अपनी मोटी मोटी आंखों की पलकें चमकाती हुई बोली। आकाश गुस्से से उबलता हुआ आरती के करीब आया और डर के मारे दीवार से चिपक गई। आकाश बोला, अगर नजर आई ना तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ उठाकर कमरे से बाहर फेंक दूंगा। और ये किस चीज़ की इतनी गंदी सी स्मेल, बदबू आ रही है? आकाश अपनी नाक से कूटते हुए बोला, सरसों के तेल से। छी छी, अभी तो हमने चोटी बनाई है, आप कहे तो आपके भी सर पे मालिश कर दे। आरती चुंबक की तरह अपनी चोटी घुमाते हुए बोली, ओह कोई ज़रूरत नहीं, गेस्ट लॉस। वो अपनी नाक को हाथ से बंद करते हुए बोला, हे का बोले, हिंदी में तो आती है आपको? आरती अपने ठेठ देहाती अंदाज में बोली, मैंने कहा यहाँ से जाओ और दोबारा मेरे कमरे में बैठकर सरसों के तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, चलो निकलो। कहकर उसने बहुत ही बेदर्दी से आरती के हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। 25 साल की आकाश लंदन के कॉलेज से MBA करके हॉल के ही लौटा था। यहाँ कानपुर में अपने पिता से बिजनेस उसे ही संभालना था। रक्षित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक रक्षित सिंह राजपूत का बड़ा बेटा था। आकाश सिंह राजपूत लंदन में रहकर खूब जिमिंग करके आकाश ने एक अच्छी खासी एथलीट बॉडी बना रखी थी। माथे तक आने वाले बाल, गोरा रंग का 6 फुट का कद उसे किसी फिल्म में हीरो जैसे लुक देता था। बदकिस्मती यह रही कि आकाश के पिता रक्षित का कानपुर के पास के ही गांव की ज़मीन को लेके काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। रक्षित हुआ चमड़े की फैक्ट्री लगाना चाहता था, जबकि गांव के मुखिया किसी भी कीमत पे वह फैक्ट्री वहां लगाने नहीं देना चाहते थे। रक्षित ने वहां पैसे देकर भी मुखिया जी को अपने पाले में लाने की प्रयास किया, वह विफल हो गया। मुखिया राम किशोर जी ईमानदार के बड़े पक्के थे। हालांकि रक्षित के रुतबे और शोहरत से मुखिया जी काफ़ी प्रभावित थे। ईमान कितना भी सस्ता क्यों ना हो, उसे बिकने के लिए एक अच्छी कीमत होनी चाहिए। आखिर रक्षित ने मुखिया जी के साथ एक बड़ा सौदा कर लिया। मुखिया जी की इकलौती बिटिया आरती की शादी अपने बड़े बेटे आकाश से तय करती। अपने बेटे की राय जानने की उन्होंने कोशिश भी की। आकाश ने जब शादी से मना किया तो उन्होंने उसे धमकी दी, अगर वो शादी नहीं करेगा तो बिजनेस के साथ साथ जायदाद से भी उसे बेदखल कर दिया जाएगा। बिजनेस की ऊंचाइयों पर पहुंचने की चाहत रखने वाले आकाश को अपने पिता का फैसले के आगे हार माननी पड़ी। आरती ने राजपूत खानदान की बड़ी बहू बनकर घर में प्रवेश किया। आरती चतुर्वेदी 20 साल की गांव की घोर गंवार लड़की, देखने में एकदम गुलबहार के फूल जैसी उबली, स्वभाव की एकदम अच्छी। उम्र का बचपनापन तो जैसे गया ही नहीं, जैसे तैसे उसने BA पास करवा दिया गया जुगाड़ करके। वैसे तो आरती जैसी लड़की को BA से अधिक कुछ करना मुखिया जी को पैसे की बर्बादी ही समझा जाता था। काहे की पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा रुचि उसकी किताब के पन्नों का एरोप्लेन और नाव बनाने में होता था। मुखिया जी ने ऊंचे घराने में फटाफट विवाह कर अपनी इकलौती जिम्मेदारी से भी मुक्ति पा ली।
दान दहेज में रक्षित जी फैक्ट्री के लिए ज़मीन तो मिली ही, साथ में उसकी फूड मिल्क के लिए हर साल कच्चे माल की सप्लाई मुखिया जी के खेतों में होने लगी। बिरादरी वाले राजी नहीं थे। बहन का बिटिया ठाकुरों में क्यों बिहाएगी? ब्राह्मणों ने अच्छे लड़के के अकाल था क्या? लेकिन मुखिया जी को केवल रक्षित राजपूत के शानो शौकत में पल रही उसकी लाडली नजर आ रही थी। आरती भी अब अधिकतर गांव की लड़कियों की तरह गृह कला में बेहद निपुण थी, चाहे रसोई हो या सफाई या घर की साज सज्जा। आरती को होते हुए मुखिया जी के आंगन हमेशा गाय गोबर में लिपा पोता चमकता नजर आता था। खाने में कड़ी पकौड़ी से लेके दही बाड़े तक शायद ही ऐसे कोई पकवान हो जो वो ना बना पाती हो। लेकिन आरती की किस्मत में गाय के गोबर से लिपा हुआ आंगन नहीं, बल्कि ग्रेनाइट और संगमरमर से चमकते हुए फर्श लिखे थे। उसे कितने भी पकवान क्यों न बनाने आते हो, लेकिन उसे गांव का गंवार और जाहिल समझकर रसोई में घुसने ही नहीं दिया जाता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ससुराल में उसका शोषण किया जाता था, लेकिन उसकी हरकतों से सब परेशान हो चुके थे। एक दिन आरती रसोई खाना बनाने गई तो गर्म माइक्रोवेव में बिना ग्लव्स पहने सीधा अपना हाथ डाल दिया और जल गई। उससे भी बुरा हुआ जब वह वैक्यूम क्लीनर को अपना कमरा साफ करने की कोशिश की और अपनी साड़ी ही वैक्यूम क्लीनर में फंसा दी। शुक्र था आकाश के अलावा कमरे में कोई नहीं था, लेकिन प्यार से उसे समझाने पर वैक्यूम क्लीनर चलाना सिखाने के बजाय आकाश उस पर भड़क गया और उसे कमरे से निकाल दिया। तब से तो उस सबसे तौबा ही कर ली और सारा काम नौकरों को ही कहने के लिए कहा जाने लगा। आरती की मासूमियत इतनी हद तक थी कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है ये उसके लिए केवल टीवी सीरियल और फिल्मों के ज्ञान तक ही सीमित था। आकाश के आसपास होने पर उसे गुदगुदी महसूस होती थी। वह चाहती थी आकाश उसके साथ वैसे ही शरारतें करे जैसे फिल्मों के हीरो करते हैं, लेकिन आकाश को अपने आसपास फूटी आंख नहीं सूझती थी। जब आकाश कमरे में नहीं होता तो वो शर्ट की बाहों को अपनी कमर में लपेट लेती और झूम जाती। आकाश कितनी भी बेइज्जती कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक कान से सुन के दूसरे कान निकाल देती थी। कारण यह था कि आकाश के अलावा घर में कोई उसे चाहता नहीं था, चाहे उसकी सास हो या ससुर। सबके जवान पर पूरे दिन एक ही नाम होता था, आरती का। आरती और आकाश का शादी पीछे भले ही कुछ कूटनीति के कारण रहे हो, लेकिन रक्षित और उसकी पत्नी शोभा को आरती पहली नज़र में ही भाग गई थी। इन सबसे ज़्यादा प्यारी थी उसे अपनी दरिया सांस यानी आकाश की दादी। जल्दी ही 80 पार करने चलने वाली फिरने से लाचार दादी की सेवा के लिए 3 नौकर लगाए हुए थे। उनका अलग कमरा था। आरती ने सारे नौकरों को हटाकर उनका सारा काम अपने हाथों हाथ ले लिया था। वैसे भी घर का कोई काम उसे करना नहीं होता था, इसीलिए पूरे दिन वह दादी जी के पीछे आगे पीछे लगी रहती थी। कभी सरसों के तेल से उसकी जंजर हाथ पैर को मालिश करती, कभी उसके बचे खूचे बाल सफ़ेद चोटियों को रिबन गूंथती, कभी गर्म पानी करके उनके हाथों में मल कर नहलाती, तो कभी नाश्ते में खाने का टाइम उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती। दादी अपने पतों पर वार जाती, कहती कि अपनापन इंसान की हर बीमारी को दूर कर देता है। कहाँ तो दादी माँ खुद करवट भी नहीं ले पाती थी और कहाँ अब वह खुद बिना सहारे के पलंग से उठकर बैठ जाती थी। आरती की सेवा से कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी और दादी भी जी भर कर असीम दुआ देती थी। खूब नान लइका बेटिया खेले तो ही गोदी में, तोहर सुहाग बना रहे बिटिया। उन्हें क्या पता लइका बेटिया होने का तो नौबत ही नहीं आने देता है उसका पोता। घर में उसे अपनी देवर के रूप में एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया था, अमन सिंह राजपूत, रचित का छोटा बेटा और आकाश का छोटा भाई। अमन आरती का हम उम्र था, इसीलिए दोनों में खूब छनती थी। वो आरती को भाभी कहने के बजाय नाम से ही बुलाया करता था।
घर में इस बात के लिए कोई खूब डांट पड़ती थी, लेकिन उसके कान पे जूं ना रेंगती। पूरे घर में अगर उसे किसी से डर लगता था तो वह है उसका बड़ा भाई आकाश। अमन शहर का नामी कॉलेज से BBA कर रहा था, जिससे उसकी जरा भी रुचि नहीं थी। उसे तो सिंगर बनना था, गाना गाना उसका शौक़ था, जिसे वो अपना प्रोफेशनल बनाना चाहता था। आरती, इधर आओ मेरे साथ। अमन आरती के हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला। अरे रुको तो, क्या काम है, बोलो। आरती, जो दादी के कमरे में पलंग पर चादर बिछा रही है, गुस्से से बोली। अरे जल्दी आओ, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। अमन की आंखों में शरारत थी। आरती अमन के साथ जैसे ही बाहर आती है, अमन फुर्ती से पहले अपने गोल कर रखे हुए रंग से आरती के ऊपर से नीचे से तक सबो वार कर देता है। अमन, हैप्पी होली आरती। अरे वाह, तुम तो गुलाबी चुड़ैल लग रही हो एकदम। आरती, जो गुलाबी रंग से रंगी भूत बनी खड़ी थी। अच्छा, तुम बच जाओगे क्या? रुको जरा बताती हूँ तुम्हें। यहीं खड़े रहना, भले भोले बाबा की कसम। कहती हुई आरती रंग की बाल्टी उठाकर अमन की तरफ दौड़ी। अमन पोछ की तरफ भागा। आरती ने तेजी से रंग की बाल्टी उठाकर पलट दी। अरे ये क्या? अमन तो साफ साफ बच गया, जबकि पोछ में ऑफिस जाने के लिए किए तैयार खड़े पति देव रंग से नहा लिए। आरती को कांटों को तो खून नहीं बेचारी, आंख मूंद कर ऐसे खड़ी हो गई जैसे शेर की पूंछ पर पैर रखने के बाद कोई नन्हा सा हिरन का बच्चा अपनी मौत का इंतजार में आंखें मूंद लेता है। आरती की तरफ पीठ करके खड़ा आकाश किसी से फ़ोन में बात कर रहा था। इससे पहले कि वह पलटकर आरती को देख पाता, अमन ने आकर आरती के हाथों से रंग की बाल्टी छीन ली। अमन, वो भैया बुरा न मानो, होली है। आरती पर बरसने वाले अंगारे अब अमन पर तोप के गोलों की तरह गिर रहे थे। आरती सरेटी हुई अपने पति का गुस्सा देखे जा रही थी। आकाश आरती की भींगी बिल्ली जैसा चेहरा देखकर समझ गया कि रंग अमन ने नहीं बल्कि आरती ने फेंका है, और इसीलिए आरती का गुस्सा भी उसे अमन पर ही निकाल दिया और धड़कते हुए बोला, अपने कमरे में चला गया। आरती बेचारी अमन को लाचार निगाहों से देख रही थी। शुक्रिया मेरी आफत अपने सर पे लेने के लिए। आरती अपना से मुंह लेकर छिपी पोती अपने कमरे में नहाने चली गई। बाथरूम में आकाश था, जो लगड़ के खुद पर गिरे रंग छुटा रहा था। वो सांप एक तौलिए से बाथरूम से बाहर निकला। सामने ज़मीन पर आरती बैठी हुई बाथरूम खाली होने का इंतजार कर रही थी। आकाश ने बिना कपड़े देख आरती को अपनी नज़रें झुका ली। आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो चाहे जैसे सड़ा मुंह बनाए अपनी व्हाट्सएप से कपड़े निकालना शुरू किया। आरती की निचोड़ निगाहों से आकाश को घूरना शुरू किया। हाय, कितने प्यारे लग रहे हैं आप, एकदम सांवरिया फिल्म की रणबीर कपूर जैसे। बस जरा गुस्सा कम किया कीजिए। वो मुस्कुराते हुए आकाश को देखे जा रही थी। उसे अपनी तरफ घूरता देख आकाश बोल पड़ा, नहाने क्यों नहीं जाती? एक तो वैसे भी सारा फ्लोर गंदा कर दिया है तुमने, नहा कर इसे तुरंत साफ करो। फिर उसे तुरंत कुछ याद आ गया और आरती ने बोला, रहने दो देवी जी, तुम मत साफ करना, मैं किसी नौकर को बोल दूँगा। आरती चुपचाप उठकर नहाने चली गई। आज होली थी। आरती ने अपनी सासू माँ के मनोबल करके छुनियों बनाने की परमिशन ले ली थी, लेकिन शर्त ये थी कि वो सिर्फ नौकरों की देखरेख में ही रहेगी। आरती खुशी से उछल पड़ी। उसकी अपनी ससुराल में पहली होली थी। आरती के मायके से भर भर के शगुन भेजा गया था। ढेर सारी छुड़ियाँ, मिठाइयाँ, गाय के दूध से बना शुद्ध खोया, देसी घी, सूखे मेवे और तमाम सामान थे। घर पर हर इंसान के लिए कुछ न कुछ तोहफे थे। आरती का परिवार भले ही गांव से था, लेकिन बहुत ही समृद्ध और पैसे वाला था। गांव में उनकी 3 दूध की डेयरी थी, अपनी आटा चक्की लगी थी, करीब 50 गाय में उतनी ही भैंसें थी। कानपुर शहर में मुखिया जी की पशुओं के चारे की दुकानें थी। खेत
खलियान तो थे ही, उसके अलावा काफ़ी पुरतैनी ज़मीन जायदाद थी, सो तो अलग। गांव में मुखिया जी का रुतबा तो था ही। आरती ने बड़े मन से झुर्रियाँ बनाने शुरू करी। अपने मायके की रसोई में निडरता और फुदकती घूमती आरती यहाँ मैच्योरिटी किचन को देख हर चीज़ को धीरे धीरे से छू रही थी, कहीं फिर से कोई गलती ना हो जाए। नौकर उसे जैसे बताते थे वैसे ही कर रही थी। यहाँ सामान तो सब वही था, लेकिन उपकरण आधुनिक थे, जिससे कि कुछ तो आरती को कभी देखे ही नहीं थे। वो किताबी ज्ञान में भले ही कच्ची थी, लेकिन सीखने में माहिर थी। नौकर जिस चीज़ को एक बार चलाना बता देते थे तो उसे अच्छे से याद रखती थी। कुछ ही देर में उसने सारे पकवान बना डाले, फिर वही परस कर ज़मीन पर बैठ गई। अम्मा कितना याद कर रही होगी हमें, हमसे तो किसी ने पूछा तक नहीं। मायके जाने के लिए बेचारी अकेले ही सब बनाई होगी। सोचते सोचते प्यारी सी आंखों से झिलमिलाते हुए दो मोतियों उसके गुलाबी गालों पे लुढ़क गए। लाख बाय न्यारे हो ससुराल, पर मायका तो मायका होता है आखिर। कब तक नवाबजादे अमन ने किचन पे प्रवेश किया। अमन, आहा हा हा, क्या खुशबू है, क्या बना है, जरा देखो तो, कहते हुए उसने गर्मा गर्म गुजिया से भोग लगाना शुरू कर दिया। अमन इस बात पर अनजान था कि ये सब आरती ने बनाया है। उसे तो यही पता था कि आरती को कोई किचन में घुसने नहीं देता। अमन, वाह क्या स्वाद है, ये किसने बनाया है? आरती, कोई नया कुक आया है क्या? वाह, जी चाहता है हाथ चूम लूं। आरती ने फटाफट बच्चों की तरह अपनी मुट्ठी बांधकर आगे बढ़ा दी। अमन उसे देखकर हंसने लगा। अमन, अब ये मत कहना तुमने बनाया है। आरती, हाँ हाँ मैंने ही बनाया है। अमन, तुम्हें तो किचन में घुसने दिया कौन? आरती, मम्मी ने। अमन, आज तो ना तो ये गुजिया खाने के बाद मम्मी पापा तो प्यार भरे, अब मेरे प्यारे भैया जी तुम्हारे फैन हो जाएंगे। आरती, अच्छा जी। अमन, मीठा तो बहुत पसंद है उन्हें। आरती, बातें तो करने जैसे करते हैं आपके भैया। अमन थोड़ी सी सीरियस हो जाता है, तुम्हें बुरा लगता होगा ना, वैसे भी तुम्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। आरती ने तो गुजिया खाते हुए बोला, ना बिल्कुल नहीं, बस जब देखो डांटते ही रहता है, मार ही डालेगा मुझे। इतना करके वो 4 गुजिया प्लेट में रखकर दादी माँ के कमरे में भाग गई। रात में घर का माहौल ही अलग था। सबकी जुबान पर आरती की गुजियों के स्वाद की तारीफ थी, सिवाय आकाश की। वैसे तो सबकी नज़र बचाकर 5-6 गुजिया साफ कर चुका था वो, लेकिन आरती की तरफ कैसे करता। उसका तारीफ करने के लिए वो डर रहा था। उस गंवार की तारीफ तो उसे अपनी बेइज्जती सी लगती थी। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। आकाश जब काफ़ी देर तक अपने कमरे में नहीं गया तो आरती ने बाहर नौकरों से पूछा, छोटे मालिक कहाँ हैं? ऊपर बार में, कहकर नौकर जाने लगा। ए सुनो तो ज़रा, क्या बताए हो? आरती पीछे से चिल्लाई। ऊपर बड़े मालिक के साथ बार में बैठे हैं, कहता हुआ नौकर नीचे चला गया। आरती सीढ़ियों से ऊपर गई तो ऊपर का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। एक बड़े से हॉल में कांच का गोल काउंटर बना था, जिसमें तमाम महंगी से महंगी और पुरानी से पुरानी शराब की बोतलें रखी हुई थी। काउंटर के पास बड़ी सोफानुमा बड़ी सी कुर्सियों पर आकाश और उसके पिता रक्षित बैठे हुए जम लगा रहे थे। यही एक ऐसी जगह थी जहां आकाश अपने पिता के साथ कुछ देर बातें कर लेता है, वरना जब से उन्होंने आरती की शादी करवाई है अपने पिता से सीधे मुँह बात ही नहीं करता है। घोर कलयुग। आरती अपने दोनों हाथों को कानों को छुआती हुई बोली, बाप बेटा एक साथ बैठे जाम छलका रहे हैं। हमारा कानों भाई होता है तो ऐसा करता तो पिताजी की बेट सूट कर देते। बेल्ट से उसे अपने गांव की सहेली रिंकी और मोनी की याद आ गई। रिंकी के ब्याह में अभी 2-3 महीना ही नहीं हुआ था। जब मायके आई तो उसने बताया कि उसका आदमी रोज़ रात को शराब पी कर आता है और उसे बेल्टों से खूब मारता है। मोनी की यह हाल था कि मोनी उसका अम्मा को बता रही थी कि चच्ची, ये शराब अच्छे खासे मर्द को हैवान बना देता है।
हमारा मर्द रोज़ रात को बिना बात के मारपीट शुरू कर देता है। और चाची बताओ, जिहा नहीं चा ऐसा आदमी संगे। मासूम आरती काँप उठ गई। अगर इन्होंने भी यही किया तो रिंकी की तो लव मैरिज थी, तब उसका मर्द इतनी कुटाई करता था। यहाँ तो शुरू से ही इन पे हम पर तलवार की तान बने खड़े रहते हैं। और अगर आज पीट दिए तो डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। अचानक उसकी नज़र आकाश की कमर पर बंधी प्यारे लेदर की काली चिकनी बेल्ट पर पड़ी। उसने तो डर के मारे आंखें ही न मूंद ली और दंदनाती हुई अपने कमरे में चली गई। इधर बार में रक्षित आकाश के लिए नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग पर डिस्कस कर रहे थे। रक्षित 3 दिन बाद की डेट फाइनल की थी। मैंने तीनों प्रोडक्ट्स हम एक ही इवेंट में लॉन्च कर देंगे। मीडिया को भी इनवाइट किया गया था, इसीलिए पूरा परिवार वहाँ हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आकाश जो अपने गिलास में बर्फ़ के टुकड़े डाल रहा था, पूरा परिवार होगा। लेकिन अगर आपके परिवार की परिभाषा में वो देहाती भी है तो आई एम सॉरी, उसे लेके मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, किसी भी इवेंट में तो बिल्कुल भी नहीं। रचित तुम्हारा पत्नी है, वो थोड़ा रिस्पेक्ट भी दिया करो उसे। आकाश गुस्से से गिलास टेबल पे पटकता हुआ उठ खड़ा हुआ। आप शादी ज़बरदस्ती करवा सकते हैं, रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं बनवा सकते। कोशिश भी मत कीजिएगा, आपकी बहू है, आप साथ लेकर जाइए। मैं अपनी बीवी बनाकर उसे कहीं नहीं लेके जाऊंगा। कहकर आकाश 4-5 गिलास एक ही सांस में गटक गया और गुस्से से पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। वो भयानक नशे में था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो बिस्तर पर धड़ाम से गिर गया। तभी उसकी नज़र सोफे पर पड़ी गई। उसकी आंखें में सही से खुल भी नहीं पा रही थी। उसे लगा कि सामने सोफे पे कपड़ों का पहाड़ सा लगा हुआ है। ये औरत क्या क्या करती है मेरे कमरे में रहकर। इतनी बेपरती सी कपड़े सोफे पर फैला रखी है और ज़रा भी चिंता नहीं है उसे। वो इधर उठा और लड़खड़ाता हुआ सोफे की ओर बढ़ने लगा। उसे लगा कि कपड़े के ढेर हिल रहा है। वह गौर से देखने लगा, एक एक कपड़ा हटाने लगा। आखिर एक मोटी सी ब्लैंकेट उसके ऊपर जोर से खींची और अंदर डर से काँप रही आरती बैठी थी। तुम? आकाश आंखें खोल के उसे देखने की कोशिश कर रहा था। आप मुझे मारोगे ना? नहीं आकाश, अभी मैं नहीं। शराब क्यों पी फिर? ताकि उस दर्द से कम कर सकूं जो तुमने ज़बरदस्ती शादी करवाकर मेरे माँ बाप ने मुझे कर दिया है। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। वो सोफे से उठा और बेड की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाने लगा। उन्हें क्या लगता है कि मुझे ज़बरदस्ती गले में बांध कर उन्होंने अपनी जीत पूरी कर ली? वो जीत गए ना? बिल्कुल नहीं। मैं कभी नहीं अपनाऊंगा तुम्हें। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। अगर शादी जीत से की है, लेकिन मेरी जीत से नहीं। कहकर वो धड़ाम से बेड पर गिरकर सो गया। 3 दिन बाद इवेंट का डेट था और इवेंट होना था। रक्षित और शोभा अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। शोभा से रक्षित ने कहा कि उसे साड़ी सेलेक्ट कर दो और ज्वेलरी वगैरह दे दो जो आज शाम को पहनेगी। आरती थोड़ा गंभीर हो गई। कभी कभी लगता है मैंने अपनी जीत में उस बच्ची के साथ बहुत गलत कर डाला। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ना एक दिन सब अपना ही लेगा लग रहा है। शोभा नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। पहले मुझे वो पसंद नहीं थी, लेकिन आरती घर पे आने के बाद मुझे लगने लगा है कि आकाश भी उसके प्यारी जीवन साथी कभी ना कभी बन ही जाएगी। आपका लाडला जल्द ही समझ जाएगा। शोभा ने रक्षित के हाथ पकड़ते हुए कहा, कुछ भी नहीं सोचिए, हम हैं ना, अपनी बहू को प्यार देंगे। शोभा ने ब्यूटी पार्लर को कॉल करके बुक कर दिया और बुलाया और उसे आरती को तैयार करने के लिए कहा। शाम को सभी तैयार होकर आरती के वेट कर रहे थे। आरती ऑफिस से आने ही वाला था। पार्लर वाली आरती को लेके उतरती है।
फूलों वाली सिंपल से और गंजा साड़ी में बालों को सुंदर सा जोड़ा बनाए आरती ने गले में अपनी सासू माँ का दिया हुआ पतला सा डायमंड नेकलेस पहना था। कानों की मैचिंग के छोटे छोटे इयररिंग्स थे और हाथों में डायमंड का जोड़ाऊ कंगन। चेहरे पे बहुत मामूली सी मेकअप था, मांग में लाल सिंदूर और माथे पे चमकता हुआ पल पल बिंदी। आरती सचमुच किसी हाई सोसाइटी का मेंटन हाउसवाइफ लग रही थी। उसे कोई देहाती नहीं कर सकता था, बेशर्ते वो अपना मुंह ना खोले। शोभा तो उतरते ही आरती को बतलाए लेने लगी और अपने काजल से उसके गले में पीछे टीका लगा दिया। आरती इतनी सुंदर लग रही थी कि एक बार अमन ने उनकी नज़र उस पर टिक कर रह गई, लेकिन उसने अपना सर झटका कर फिर उसे छेड़ना शुरू कर दिया। आज तो किसी का कत्ल होने वाला है, उसने आरती की आंख मारते हुए कहा। किसका? आरती ने मासूमियत से अपने बड़े बड़े आंखों से पूछा। उसका, अमन ने सड़ा मुंह बनाते हुए दरवाजे में आते हुए आकाश की तरफ इशारे से किया। जब तैयार थे, जब आकाश का इंतजार था, उसके आने पर रक्षित को सबको कार पर बैठने के लिए कहा। आकाश का नज़र आरती से पड़ी तो मानो बिजलियां सी टूट पड़ी। ये तैयार होकर कहाँ जा रही है? आकाश गुस्से से चिल्लाया। हमारे हाथ और हमारे साथ जा रही है, रक्षित ने गंभीर होकर कहा। इसका वहाँ कोई काम नहीं है और मैं इसे अपने साथ नहीं लेकर जाऊँगा। इससे कहिए अभी ये वापस चल जाए। वो आएगी, तुमने ही कहा था ना, तुम उसे अपनी बीवी बनाकर नहीं ले जाओगे, लेकिन हम अपनी बहू बनाकर ले जा सकते हैं ना। वेरी गुड। आकाश गुस्से से तालियां बजाने लगा। अच्छा है, ले जाइए, बिल्कुल ले जाइए, अपनी बहू को ले जाइए, मैं नहीं जा रहा, कहते हुए गुस्से से पैर लपटकता हुआ कमरे में चला गया। आकाश के कदमों सीढ़ियाँ में रुक गए। वह पीछे घूमा, उसकी आंखों में आंसू थे। एक बार बिजनेस का बेदखल करने की धमकी देकर आपने ज़बरदस्ती एक गंवार औरत को मेरे माथे में बांध दिया है, और फिर वही धमकी। आज अगर फिर से इस धमकी के आगे झुका तो मैं ज़िंदगी भर झुकाते ही रहोगे आप। अमन को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है तो आप ना आपको बना दीजिए। मैं अभी 15 मिनट में आपको अपना पेमेंट भेजता हूँ। आकाश बेटा सुन लो, शोभा उसे रुकती हुई बोली। अमन तो सर से घूम गया। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर? मैनेजमेंट का तो नाम भी मुझे नहीं आता। एग्ज़ाम में पीछे बैठे विद्युत की कॉपी टिप करके तो मैं पास हो गया हूँ जैसे तैसे। मैं क्या घंटा बिजनेस संभालूंगा? अब तो भाई को मानना ही पड़ेगा, वरना डैड मेरे सर पर बिजनेस का तलवार टांग देंगे। इधर कोने में आरती का काजल का लाइनर में सजी हुई गोल मटोल आँखों समुंदर उखड़ गया। उसके आकाश की बातों में कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन आज सबके सामने, यहाँ तक कि नौकरों के सामने, आकाश ने इतनी बड़ी बेइज्जती कर डाली। उसका तो एकदम रोने लगी। क्या हुआ हमारी सोन चिड़ैया को? देखी तो तनिक नज़र ना लगे हमारी बिटिया को, कहते हुए दादी ने दुलार करते हुए उसका सुंदर सा चेहरा अपने हाथ में ले लिया। अरे रोती काहे को है हमारी चिड़ैया? काहे कुछ बोला क्या? चिकवा कुछ कही इसका? दादी आरती पर लाड़ बरसाते हुए बोली। दादी आरती को आकाश के बचपन से के किस्से सुनाने लगी। आकाश बड़े मज़े से दादी के गोद में सर रखे उसके खड़ूस पति के बचपन की शैतानियों को सुनकर हंसे जा रही थी। वो अपनी सारी तकलीफ भूल गई थी और नीचे कभी जो नहीं हुआ था वो भी उसे याद ही ना हो। घर में सभी लोग इवेंट पे जा चुके थे। आरती ने बड़े दादी को प्यार से चाय बनाई, साथ में नमक पारे का नाश्ता भी था और कोई शिकायत नहीं था। ऐसी खुशमिजाज और मस्त मोहन लड़की का दिल दुखाकर न जाने आकाश को क्या मिलता है। इधर कार पे बैठा अमन गुस्से से आकाश को देखते जा रहा था। रक्षित और शोभा दूसरी कार में थे। अमन, आप आरती के साथ ऐसा क्यों करते हैं भाई? इतनी भी बुरी है क्या वो? आकाश चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। अमन, कुछ बोलोगे? क्या गलती है उसकी जो बिना बात के इतना सुना देते हो? वो तो कभी आपके किसी काम में दखल नहीं देती है ना। आकाश, उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है। अमन, हाँ, लेकिन अगर आपको स्टेटस में
कोई होती तो इतने गर्व से सीना चौड़ा करके उसकी हिम्मत में दाद दे रहे हो तो मासूम है, चुप हो जाती है, इसीलिए आपको लगता है कि हिम्मत नहीं है। लेकिन सही मानो भैया, इस लड़की ने जितना बर्दाश्त की है ना, शायद ही कोई लड़की कर सकती है। और इसमें जितना भी गुण है, इज्जत है और शर्मिली है, शायद ही कोई लड़की में मिल पाएगी। इसीलिए आप उसे प्यार दो भैया। इस तरह से बेइज्जती करने से कुछ नहीं होगा। ये आपकी किस्मत बन चुकी है, माथा का बोझ नहीं। आप उसे समझिए, आपको भी वो समझेगी। आई होप दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी लगा होगा इधर उधर तो ज़रूर ही कमेंट करके बताइएगा, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और क्या उनके देवर ने अपने भैया को समझा कर गलत किया है, ये बात भी कमेंट करके बताइएगा। यदि अमन आकाश को ना समझाता तो शायद अमन को समझ नहीं आता। इवेंट से आने के बाद दोनों का सही में दोनों का प्यार झलकते हुए अमन को दिखाई दिया। और अब आकाश आरती के ऊपर नाराज़ नहीं होता है, ना ही गुस्सा होता है। बहुत प्यार से भरे शब्दों से बात करता है और अच्छे से पेश भी आता है। शायद अमन का एक दो बात कही हुई आकाश के ऊपर समझ में आ गया होगा, इसीलिए अब रक्षित और शोभा दोनों खुश थे और अपने किए गए फैसले से भी खुश थे। शायद ही आरती जैसी बहू मिलना सौभाग्य की बात थी रक्षित परिवार के लिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को पसंद आई होगी।